ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయం నాగ్పూర్లో విజయదశమి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. కార్యక్రమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ సంచాలక్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు దాన్ని లైవ్ లో చూద్దాం. समाज को भी बहुत कुछ करना पड़ता है. अपने घर की और स्वयं की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा. सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगी. स्वच्छता के लिए नंबर मिलते हैं आजकल शहरों को, अच्छी बात है, लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं, ऐसे लोक स्वास्थ्य में नहीं चलता. बीमारी हवा से भी आती है और इसलिए लोक स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शैली मुख्यतः ठीक करना. प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए. जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे. पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए. हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़ेगा ही. हम अगर हर जगह प्लास्टिक से प्रदूषण लाएंगे तो हम जिस सांस से हवा भरते हैं वो सांस अपनी विषैली हो जाएगी. और इसलिए हमारे यहां पानी का उपयोग ठीक से करना, नाप तोल कर करना. पानी सबके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम पानी को अमर्यादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा. और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए. कम से कम, जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, उसको तो आप जीवन से हटाने की बारी आ गई. और जहां बनता है, घर से लेकर, आंगन से लेकर, मोहल्ले, गांव, जंगलों, खेतों तक हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, ये करने की आवश्यकता है. उसके लिए पर्यावरण गतिविधि चलाते हैं स्वयंसेवक. पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, जल संधारण से लेकर सारी बातों में. पर्यावरण गतिविधि प्रत्येक परिवार में पानी बचाना, प्लास्टिक हटाना और हरियाली बढ़ाना, इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरण उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है. क्योंकि ये ऐसी जो पर्यावरण की शैली है वो स्वास्थ्य को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है. कोरोना काल में जितने विवाह हुए कितने सस्ते में हुए. हमारे ध्यान में कई बातें आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है. इससे कम में हम जी सकते हैं. जो मिलता है उसमें अपने घर गृहस्थी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ऐसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं. अब कोरोना जाएगा, जाने को है. अपनी सुधरी हुई आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा. और इसलिए पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को साधते हुए हमको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैथियों को मान्यता देते हुए अपने अपने पैथी का अहंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गौरव तो रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए. कुछ बीमारियों को कुछ पैथी में इलाज है, किसी में नहीं है. हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तत्वज्ञान है. मतभेद हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए. सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सबको सुलभ हो सके ऐसी चिकित्सा हम दे सकते. क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महंगे हो जाते, उसका इलाज नहीं. कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता उसी बीमारी का, और गुण भी मिलता है. तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे. और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता. छोटी मोटी रोज की बीमारियां होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गांव में ही उपलब्ध रहे, उसमें डॉक्टर वैद्य भी हो, और अंग्रेजी में कहते हैं बेयरफुट डॉक्टर्स, आरोग्य रक्षक, ऐसी भी कोई व्यवस्था बने. थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलब्ध रहे.
और बहुत उच्च स्तरीय, बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्यक है तो एक एक विभाग केंद्र पर, कमिश्नरी के केंद्र पर या बड़े कस्बों में उसकी व्यवस्था उपलब्ध रहे, इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा समग्र स्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलभ और सस्ती चिकित्सा का प्रबंध अपने देश में हो सकता है। वही बात आर्थिक मामलों की है। हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं है। सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है। बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्घोषणा आर्थिक जगत पहले करता था, आज उसने वो करना बंद कर दिया है, अंतर्मुख होकर विचार कर रहा है। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं। हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दृष्टि है वो पूर्ण है, अधूरी नहीं है। हमने उस स्व के आधार पर ये चिंतन किया है। एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्यों है? मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराने का शास्त्र, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आगे गए, हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है और एक का सुख हो नहीं सकता, सबका सुख चाहिए। इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है। जिन्होंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्त हो तो सभी सुखी होंगे। और ये सुख कहां मिलता है? सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम पर्याप्त सुख ले सकते हैं, अपने अंदर ही है वो। लेकिन उसके लिए बाहर की वस्तुएं पर्याप्त हो सकती है, नहीं तो सिद्धांत तो प्रचलित सिद्धांत कहता है मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। हमारे यहां इस सत्य को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्यक है, क्योंकि सुख उसमें नहीं है, वस्तु में सुख हमारे अंदर है। तो बांटकर खाओ, उस सुख के पीछे बहते मत जाओ, सुख पर तुम्हारा नियंत्रण चाहिए। और इसलिए संयम पूर्ण उपभोग, न्यूनतम आवश्यक जितना है उतना उपभोग, क्योंकि यह सब हमारा नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर मालकियत किसकी है? किसी की नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का बनाया है, भगवान का है। उसने उसका यथोचित उपयोग जिसके लिए रखा है वो लेगा। सबका होने के बाद बचेगा, उसमें मैं अपने को चलाऊंगा। तेन त्यक्तेन भुंजित। मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित धन का स्वामी नहीं है, विश्वस्त है। उसको दो हाथों से कमाना है, लेकिन उसके आधार पर सारी सृष्टि को चलाना है, 1000 हाथों से बांटना है। इस दृष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है, वो एकांतिक नहीं है। उसमें मनुष्य को सृष्टि के अंग के नाते देखा गया है। सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर गलत बात है, नर्चरिंग द नेचर। सृष्टि से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना, गिविंग बैक। इस आधार पर हमारा अर्थ विचार खड़ा है। और इसलिए वो एकांगी नहीं है, वो सब जगह परिवार की कल्पना करता है। कृषि श्रेष्ठ है कि उद्योग श्रेष्ठ है कि व्यापार श्रेष्ठ है? अरे भाई, तीनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है, तीनों को मिलकर चलना चाहिए। संख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। अरे इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में। उस प्रस्ताव को मैं पढ़ के बताता हूं। जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती। देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है,
लेकिन इस संबंध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य सकल प्रजनन दर की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा। परंतु 2005-6 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं सार्थ सर्वेक्षण सन 2011 की गणना के 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से असमान सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषण में उपलब्ध है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमिकरित के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग हैं, वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का ये आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। कैरो में एक परिषद हुई थी राष्ट्रों की, उसमें सबके साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्यादा के अंदर है। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है,
देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हुआ तो भी वो कुछ न कर सके का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं। उससे बड़ा हम सब एक समाज है। ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। राष्ट्र हमारे यहां राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। हमारे यहां जनपदवती भूमि ये राष्ट्र का आधार है। जनपद यानी समाज, समाज यानी केवल भीड़ नहीं, समाज यानी एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला। यह भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान। सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। यह बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है। वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं। और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है। उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, यह सबने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है। उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी। यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है। इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है। हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगत